रात अपनी काली चादर फैलाकर पूरे शहर को अपनी लपेटे में ले चुकी थी। मर्सिडीज की शाही चमक दमक भी इस गहरी और उदास रात के घने अंधकार को कम करने में नाकाम थी। अयान आफंदी स्टीयरिंग व्हील को कसकर थामे बैठा था। नजरें सड़क पर थीं, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। कार में मौजूद बाकी घर वालों की तरह उसका दिल भी अपनों की इस अचानक मौत पर भारी था, मगर उसके वजूद में एक और बेचैनी मचल रही थी। एक ऐसी तड़प जो उसे घर अपनी हिना के पास खींच रही थी। 26 साल का अयान आफंदी आफंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, एक ऐसा नौजवान जिसने उम्र से पहले ही जिम्मेदारियों का बोझ उठा लिया था। उसने न सिर्फ बाप का कारोबार संभाला, बल्कि अपनी काबिलियत और मेहनत से उसे नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। पूरे शहर के कामयाब और मशहूर नौजवान उद्योगपतियों में उसका नाम गिना जाता था। उसकी पर्सनालिटी में एक चुंबकीय ठहराव था, एक गंभीर लेकिन प्रभा भरी गरिमा जो हर किसी को प्रभावित करती। लेकिन इस शांत समुद्र के भीतर जज्बातों का एक तूफान पलता था, और उस तूफान की हर लहर सिर्फ और सिर्फ हिना सिकंदर की तरफ बढ़ती थी। 22 साल की हिना उसकी खाला की बेटी थी, फाइन आर्ट्स की आखिरी साल की स्टूडेंट, जिंदगी से भरपूर खिलखिलाहटें बिखेरती एक शरारती और चंचल लड़की। उसकी दुनिया रंगों, कैनवास और ब्रश से बनी हुई थी। सिकंदर साहब का परिवार भी शहर के माने हुए घरानों से था, लेकिन आफंदी साहब की बेहिसाब दौलत और रसूख के सामने उनका दर्जा थोड़ा कम माना जाता था। लेकिन ये रिश्ता दौलत का नहीं, दिलों का था। अयान और हिना बचपन के साथी थे। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें एहसास न हुआ। सिर्फ 6 महीने पहले दोनों खानदानों की रजामंदी से उनका निकाह सादगी से हो गया था, और रुखसती हिना के इम्तिहानों के बाद तय हुई थी। उनके रिश्ते में पाकीज़गी, भरोसा और गहरी मोहब्बत की मजबूत डोर बंधी थी। एक ऐसा रिश्ता जिस पर अयान को अपनी जान से ज़्यादा एतबार था। रात की घुटन जैसी खामोशी उस गाड़ी के अंदर भी भरी हुई थी। तभी पहली बार सन्नाटे को तोड़ते हुए हिना की माँ बोली, हिना और उसकी कजन लाइबा का कल आखिरी पेपर है, इसीलिए वो लोग नहीं आ सकी। अयान ने बस सिर हिलाया, मगर उसका दिल अचानक एक अनजाने डर से धड़कने लगा, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला हो और उसका मन उसे पहले ही चेतावनी दे रहा हो। आफंदी बिला की ऊंची और शानो शौकत वाली दीवारों के अंदर गाड़ी दाखिल हुई तो गार्ड ने झुककर सलाम किया, मगर आज सब कुछ अजीब सा था। घर की खामोशी हमेशा से ज़्यादा भारी थी, जैसे हवाओं में कोई खतरनाक तूफान रास्ता देख रहा हो। सब थके और टूटे कदमों से गाड़ी से उतरे। जैसे जैसे ही हिना के पापा ने मेन दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य किसी कयामत के जैसा था। एक पल के लिए अयान की दुनिया रुक गई। उसके कानों में एक लंबी तेज सीटी गूंजने लगी। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसके कदम दहलीज पर जम गए, जैसे शरीर में जान न बची हो। वहाँ उसकी हिना, उसकी सबसे पवित्र और अनमोल मोहब्बत, एक अनजान आदमी की बाहों में थी। उसका गुलाबी दुपट्टा नीचे फर्श पर ऐसे पड़ा था जैसे जिंदगी से हार चुकी कोई टूटी हुई तितली। उसके बाल बिखरे थे, आंखों में हद से ज्यादा डर और बेबसी थी, और पास में क्रिस्टल का टूटा हुआ गमला बिखरा पड़ा था, जैसे वहां किसी ने अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश की हो। वो अनजान आदमी जिसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, हिना को अपनी बाहों में कसकर पकड़े हुए था। हिना माँ की हिना की माँ की दिल चीर देने वाली चीख ने ठहर चुके दृश्य में अचानक हलचल भर दी। उस आवाज पर जैसे हिना किसी डरावने सपने से अचानक जाग उठी। उसने झटके से खुद को उस आदमी से छुड़ाया था और जल्दी से घबराहट में फर्श पर पड़ा हुआ दुपट्टा उठा लिया। उसके कांपते हाथ उस दुपट्टे को जैसे तैसे अपने ऊपर लपेट रहे थे, मगर उसकी सांसें टूट चुकी थीं और अयान का पूरा वजूद भी उसी पल बिखर गया था। वो अनजान लड़का भी घबराकर मुड़ा। उसके चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। ये क्या बेहयाई हो रही है मेरे घर में। हिना के पापा सिकंदर साहब गुस्से से दहाड़ते हुए आगे बढ़े, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार थप्पड़ हिना के नाजुक गाल पर पड़ा और उसके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। कौन है ये लड़का, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? थप्पड़ की चोट से हिना लड़खड़ाकर पीछे हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बाढ़ की तरह बहने लगे, लेकिन उसके होंठ ऐसे बंद थे जैसे किसी ने उन पर ताला लगा दिया हो। वो एक जिंदा लाश की तरह सिर झुकाए खड़ी थी, टूटी हुई, बेसहारा और बिल्कुल खामोश। कुछ बोलो हिना, कुछ तो बोलो। उसकी माँ ने रोते हुए उसे दोनों कंधों से हिलाया। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। लेकिन हिना की खामोशी किसी जोरदार स्वीकार से कम नहीं थी। जैसे वो आवाज़ निकालना चाहती थी, लेकिन उसका दिल पत्थर बन चुका था
और उस पल अयान आफंदी को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में जलता हुआ लावा उंडेल दिया हो। कुछ ही मिनट पहले उसका दिल हिना से मिलने की बेचैनी में पागलों की तरह धड़क रहा था, और अब वही दिल लाखों टुकड़ों में टूटकर उसकी रूह को चीर रहा था। उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने को अपनी आंखों के सामने सबसे डरावनी हकीकत में बदलते देखा था। उसी दौरान वो अजनबी लड़का धीरे से मौका पाकर वहां से भाग चुका था, पीछे सिर्फ गुनाह का सन्नाटा छोड़कर। आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो, दफा हो जाओ यहाँ से। हमारे घर में तुम्हारे जैसी गिरी हुई लड़की के लिए कोई जगह नहीं। सिकंदर साहब ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर दरवाजे की ओर घसीटना शुरू कर दिया। रुकी तायाबू, आवाज़ अयान की थी, बर्फ की तरह ठंडी। सब उसकी तरफ मुड़े। ये मेरी बीबी है। उसके लहजे में इतना ठहराव, इतना तय किया हुआ फैसला था जैसे कोई अदालत में अंतिम फैसला सुना रहा हो। और इसकी रुखसती आज यहीं इसी वक्त हो रही है। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर पूरा घर सदमे से जम गया। सिकंदर साहब के हाथ अचानक ढीले पड़ गए। हिना ने आंसुओं में डूबी आंखों से अयान को देखा। उन आंखों में बेचैनी थी, हैरानी थी, या फिर कोई गहरा डर, ये समझना मुश्किल था। अयान आगे बढ़ा और हिना का ठंडा और बेजान हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसने किसी की तरफ भी पलटकर नहीं देखा, बस उसे साथ लिए मेन दरवाजे की ओर बढ़ गया, और ना ही किसी की हिम्मत हुई उसे रोकने की, ना कुछ कहने की। गाड़ी में मौत के जैसी खामोशी थी, इंजन की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं। अयान उसे उस नए घर की तरफ ले जा रहा था, उस घर की तरफ जिसे उसने हिना के लिए सपनों, मोहब्बत और अनगिनत उम्मीदों से सजाया था। और आज उसी घर की ओर जाते रास्ते में सिर्फ टूट चुकी चुप्पी और बिखरे हुए दिल थे। जो घर उनकी मोहब्बत का आशियाना बनने वाला था, आज एक कैद खाना लग रहा था। कमरे में पहुंचकर अयान ने दरवाज़ा बंद किया, एक बहुत गहरी सी सांस ली, जैसे अब उसके अंदर टूटने के अलावा कुछ बचा ही ना हो। वो हिना की तरफ मुड़ा। हिना अपराधियों की तरह सिर झुकाए खड़ी थी। उसके कांपते हाथ, बिखरी सांसें और सोबकती हुई खामोशी सब कुछ बयान कर रहे थे। हिना, उसने बहुत नरमी से पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में बिखरी हुई तकलीफ की धारियां साफ सुनाई दे रही थीं। सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर सच बता दो, वो कौन था? वहाँ क्या हो रहा था? उसके शब्दों में गुस्सा नहीं था, एक टूटे हुए इंसान की विनती थी जो अपने बचे हुए भरोसे को बचाना चाहता था। मुझे सब कुछ बता दो, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे सच कितना भी डरावना क्यों ना हो। बस मुझसे मत छुपाओ। ये खामोशी, तुम्हारी ये खामोशी मुझे अंदर से मार रही है। वो उसके पास आया और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि शायद उसका स्पर्श हिना की बंद आवाज़ को आज़ाद कर दे। लेकिन हिना ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहली बार उसने नज़रें उठाकर अयान की बुझती हुई, जलती हुई आंखों में सीधे देखा था। उसकी अपनी आंखों में दर्द था, मजबूरी थी और एक अजीब सी जिद थी, जैसे वो सब कुछ कहना चाहती थी लेकिन खुद को रोक रही थी। अगर आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा है, उसकी आवाज़ टूटी, तो खुदा के लिए मुझसे कोई सवाल मत कीजिए। ये शब्द नहीं थे, ये अयान की रूह पर लगने वाला आखिरी और सबसे गहरा वार था। उसी पल उसके दिल में बचा हुआ आखिरी सहारा भी बिखर गया। उस एक वाक्य ने उनके बीच ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर दी जिसमें मोहब्बत के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ शक, डर और दूरी थी। उनकी नई जिंदगी उसी घर में शुरू हुई जहां प्यार तो मौजूद था लेकिन भरोसा मर चुका था। अयान बिना कुछ कहे अलमारी के पास गया, एक तकिया और चादर निकाली और कमरे से लगे हुए लॉन्ज में रखे सोफे पर जाकर लेट गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, लेकिन उसकी खामोशी और उसका ये कदम हजारों शब्दों से ज़्यादा दर्दनाक था। ये एक साफ वार्निंग थी, जिस बिस्तर पर हिना हो उस पर अब उसके लिए कोई जगह नहीं। हिना उस रात बिस्तर पर बेजान मूर्ति की तरह बैठी रही, पूरे शरीर में सिहरन लिए, आंखों में अनगिनत आंसू लिए और दिल में वही सवाल जो कहने की इजाज़त उसने खुद ने नहीं दी थी। वो हर आंसू के साथ अपना अतीत याद कर रही थी, वो खूबसूरत अतीत जब अयान आफंदी उसकी हर इच्छा, हर बात का कितना मान रखता था। अयान, देखिए ना, हमारे कमरे की दीवारें हल्के आसमानी रंग की होंगी और पर्दे सफ़ेद, जिन पर आसमानी फूल बने होंगे। जब सुबह सूरज की किरणें उसे छनकर आएंगी तो पूरा कमरा चमक उठेगा। हिना ने अपनी ड्राइंग बुक पर बने खाके पर उंगली फिराते हुए मासूमियत से कहा था। दोनों अपने नए घर की तैयारी और सजावट की काम में लगे हुए थे। अयान ने मुस्कुराते हुए उसके बालों में उलझी लट को कान के पीछे सहेजते हुए नरमी से कहा था,
और उस दीवार पर तुम्हारी बनाई हुई सबसे खूबसूरत पेंटिंग लगेगी, ताकि जब मैं सुबह जागूं तो मेरी नज़र सबसे पहले तुम्हारे फन पर पड़े। हिना ने शर्म से नज़रें झुका लीं। आपको मेरी पेंटिंग्स इतनी पसंद हैं? मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत है हिना। उस वक्त दिल में जितनी खुशियां समाई थीं, आज उसी कमरे की दीवारें उसे काटने को दौड़ रही थीं। वही सफ़ेद पर्दे आज कफन की तरह लग रहे थे, और जिस दीवार पर उसकी सबसे खूबसूरत पेंटिंग लगनी थी, आज वहां पर एक बदनुमा दाग था, बदनामी का दाग, बदगुमानी का दाग। सुबह हुई तो दोनों के बीच एक अनजानी सी दीवार पहले से भी ऊंची हो गई थी। हिना ने नाश्ता तैयार किया, मगर अयान आफंदी ने मेज की तरफ देखा तक नहीं। बिना एक शब्द कहे चुपचाप ऑफिस चला गया। और फिर ये एक दिन की बात नहीं रही, ये रोज का रूटीन बन गया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर उनके बीच दूरियां मीलों से भी आगे निकल चुकी थीं। अयान आफंदी खुद को काम में गर्क कर देता, देर से घर आता और अक्सर लॉन्ज में ही सो जाता। उनका हंसना, मुस्कुराना, हिना से छेड़छाड़ करना सब अतीत बन चुका था। उसकी जगह एक ठंडे दिल वाला, बेरहम, बेपरवाह इंसान हो चुका था, जो हिना को देखकर भी अनदेखा कर देता। दूसरी ओर हिना का हाल भी अच्छा न था। वो अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन टूटने की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी शौकी, उसके ठहाके, उसकी हंसी, सब कुछ उसे एक रात ने निगल लिया था। वो हर चीज़ का ख्याल रखती, पूरी तरह एक घरेलू औरत की तरह सारे काम करती, लेकिन उसकी अपनी रूह जैसे मर चुकी थी। उसके रंग, उसके ब्रश और कैनवस एक कोने में धूल फांक रहे थे। जो लड़की रंगों से खेलती थी, अब खुद एक बेरंग साया बन चुकी थी। वो अयान को उस रात की सच्चाई बताना चाहती थी, क्योंकि उस राज को उसने अपने दिल में दफन किया था, तो उसका दिल भी अब फटने को था। लेकिन चाहकर भी वो अपने होंठ खोल नहीं पाती थी। उसका दिल मचलता था अयान के सीने से लगकर रोने के लिए। उसे एक कंधा चाहिए था, लेकिन वो कंधा, वो सीना अब हिना के नसीब में कहाँ। वो तो उस पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं करता था। वो उसे अपने साथ ले तो आया था, अपनी बीवी कहकर, सबके सामने इज्जत भी दी थी, लेकिन अब बंद कमरे में वो उसे बिल्कुल लापरवाह हो गया था। मोहब्बत की पहली सीढ़ी भरोसा होती है, और ये भरोसा अयान ने हिना पर नहीं किया था। अगर किया होता, अगर उसकी बात मानकर बस भरोसा कर लेता और उसे उस रात का सच न पूछता। लेकिन अयान के दिल में तो एक कांटा सा चुभ गया था। उसकी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जाता जब हिना किसी गैर मर्द की बाहों में थी। एक दिन अयान की माँ बेगम सुरैया उनसे मिलने आई। वो समझदार और गहरी नज़रों वाली औरत थीं, और अपने बेटे और बहू के बीच पसरी खामोशी और तनाव को महसूस कर चुकी थीं। घर में पसरा मातम सा माहौल, और हिना के बुझे चेहरे को देखकर उनका दिल कसक उठा। हिना बेटी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? उन्होंने हिना को पास बिठाकर बड़े प्यार से पूछा। तुम तो अयान की जान हो, फिर ये दूरियां कैसी तुम दोनों के बीच? हिना की आंखें कुछ भी कहे बिना छलक पड़ीं। वो क्या बताती, कौन सा जख्म दिखाती, कौन सी बात समझाती? सुरैया बेगम ने उसे सीने से लगा लिया। देखो बेटी, मर्दों को लुभाना पड़ता है। तुम इतनी खूबसूरत हो, जरा सजो संवरा करो, अच्छे कपड़े पहनो। जब अयान तुम्हें देखे तो उसकी नज़र तुमसे हटनी नहीं चाहिए। उन्होंने अलमारी खोली और एक गहरा मैरून रंग का खूबसूरत जोड़ा निकाला। ये अयान का पसंदीदा रंग है ना, कल तुम यही पहनना। देखना, वो तुमसे बात किए बिना नहीं रह पाएगा। माँ जैसी सास के हुक्म के आगे हिना मना न कर सकी। दिल में तूफान था, मन मान नहीं रहा था, लेकिन शायद यही आखिरी कोशिश थी। अगले दिन उसने वही मैरून जोड़ा पहना, हल्का सा मेकअप भी किया था, बालों को संवारा और अयान का इंतजार करने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि शायद आज बर्फ पिघल जाए, शायद आज अयान उसे एक मीठा सा कोई शब्द बोल दे, शायद आज सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और आज वो उसके बिखरे हुए वजूद को अपनी बाहों में समेट ले, उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहे, हिना, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे बगैर, लेकिन अब इस तड़प को और इस बेचैनी को ख़त्म करके इस दिल को सुकून देना चाहता हूँ। और वो भी उसके सीने से लगकर सब कुछ भूलकर अपना आप उसके हवाले कर दे। रात को जब अयान घर आया, लॉन्ज में उसे देखा तो एक पल के लिए ठिठक गया। उसने हिना को सिर से पांव तक बड़ी ही ठंडी और बेरहम निगाहों से देखा था, जबकि हिना ने पूरी उम्मीद के साथ उसकी ओर देखा। मगर अयान के होंठों पर तारीफ की जगह एक तंज भरी मुस्कान उभर आई। वाह, बड़ी तैयारियां हैं आज, कहीं जाने का इरादा है क्या? उसका लहजा इतना काटदार था कि हिना का पूरा वजूद भीतर तक चीर गया। या फिर कोई आने वाला है?
जिसका इंतजार इतना सज धज कर रही हो। ये आखिरी जुमला जहरीले तीर की तरह हिना के दिल में धंस गया। उसकी आंखों में जो उम्मीद की हल्की सी चमक थी पल भर में बुझ गई। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीग गया। अयान के जहरीले अल्फाज हिना के सीने में कांच की किरचियों की तरह चुभे थे। हर शब्द उसकी सांस रोक रहा था। उसने सिर्फ एक शिकवा भरी नज़र अयान पर डाली और वो भागकर कमरे में आ गई, लेकिन आंसू इस बार भी उसके साथ नहीं थे। जैसे अब रोने का भी हक छिन गया हो। वो आईने के सामने खड़ी रही और अपना ही अक्स नजरें झुकाकर देखती रही। एक ऐसा अक्स जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पा रही थी। ये वो हिना तो नहीं थी जो जिंदगी से भरी और खिलखिलाती थी। ये तो एक जिंदा लाश थी, एक ऐसा पुतला जिसकी रूह बहुत पहले उड़ चुकी थी और जिस्म बस आदत के सहारे चल रहा था। उस रात के बाद उनके बीच की खामोशी और गहरी और भी पत्थर जैसी अटल हो गई थी, जैसे दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। आंसू पोंछते हुए वो ड्रेसिंग रूम में गई और एक सादा सा जोड़ा निकालकर पहन लिया। अनजाने ही उसे अयान का इंतजार था कि शायद उसके आंसू देखकर उसका मन पिघल जाए और वो उसके पीछे उसे मनाने चला आए, लेकिन उस रात अयान कमरे में नहीं आया। अगले कुछ दिन भी उसी बोझिल खामोशी में गुजरते रहे। बेगम सुरैया अपने बेटे और बहू की इस टूटी हुई हालत से बेहद परेशान थी, लेकिन वो इस चुप्पी की असल वजह समझ नहीं पा रही थी। एक सुबह उन्हें अपनी भांजी का फ़ोन आया। उसकी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बेगम सुरैया को तुरंत गुरुग्राम के लिए निकलना पड़ा। हिना बेटी, अपना ख्याल रखना और अयान का भी। जाते समय उन्होंने हिना के सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और जानबूझकर उसके हाथ में काले रंग का बेहद खूबसूरत सा जोड़ा थमा दिया। इसे पहनना आज शाम। अयान को तुम पर काला रंग बहुत अच्छा लगता है। मेरी खातिर एक बार और कोशिश करना बेटा, शायद अल्लाह तुम्हारे दिलों के फासले मिटा दे। और हिना मना नहीं कर पाई। वो पिछली बातों को भूली नहीं थी, जख्म अब भी ताज़ा थे। फिर भी उसने सास की बात मान ली। अब घर में वो और सिर्फ अयान अकेले थे, सिर्फ दो लोग, लेकिन दिलों के बीच जैसे सदियां खड़ी थीं। शाम को उसने एक फ़र्ज की तरह वो काली साड़ी पहन ली। वो बेहिसाब खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें सोनी थीं, वीरान, जैसे उनमें कोई रोशनी बची ही ना हो। रात को जब अयान ऑफिस से लौटा और उसे काली साड़ी में देखा तो उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। एक पल के लिए उसकी सांसें बेकाबू हुईं। कितने अरसे के बाद उसने हिना को इस तरह सजे हुए रूप में देखा था। एक पल को उसका दिल चाहा कि सब कुछ पुराना दर्द भुलाकर आगे बढ़े, उसे सीने से लगा ले, उससे कहे कि अब भी वो उसकी जान है। उसकी गोरी सफ़ेद गर्दन से थोड़े नीचे काला सा तिल जो आज और भी जाहिर हो रहा था, जिसे अपने होठों से छूने के लिए अयान का मन पहले भी कई बार बेकरार हुआ था, लेकिन हिना उसके इरादों को भांपते ही उसे पीछे धक्का दे देती और खिलखिलाकर कहती, इसे छूने का हक सिर्फ विदाई के बाद आपको मिलेगा। इससे पहले आप मेरे इस दिल को छू नहीं सकते। और अयान दिल महसूस कर रह जाता। और आज तो उसकी विदाई भी हो चुकी थी। उसकी बीवी के रूप में वो उसके सामने भी खड़ी थी। आज उसका मन किया कि वो आगे बढ़कर अपने होंठ उस काले तिल पर रख दे, उसे महसूस करे, उसे अपनी बाहों में दबोच ले, उसके कानों में सरगोशी करे कि आज सिर्फ इस तिल को नहीं, तुम्हारे वजूद के हर हिस्से को मैं अपने होठों से छूना चाहता हूँ। इस बेचैन दिल को सुकून देना चाहता हूँ। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में फिर वही रात घूम गई जब हिना हर बात से बेपरवाह दुपट्टे से आज़ाद उस मर्द की बाहों में थी। अयान के निकाह में होने के बावजूद भी वो अयान को अपने इतने करीब कभी नहीं आने देती थी। और वो मर्द, वो भला उसका कौन था कि वो उसकी बाहों में खड़ी थी? क्या उस मर्द ने उसके वजूद को अपने होठों से नहीं छुआ होगा? ये ख्याल ही अयान की जान निकालने के लिए काफ़ी था। वही शक, वही तड़प और वही जहर। और उसकी आंखों में फिर से वही ठंडापन लौट आया। मम्मा कहाँ हैं? उसने आवाज़ को पूरी तरह सपाट रखते हुए पूछा। खाला की बेटी की तबीयत खराब थी, इसलिए गुरुग्राम गई हैं, हिना ने धीमे टूटे स्वर में जवाब दिया। और अयान के होंठों पर एक कड़वी चुभती हुई मुस्कान उभरी। ओह, तो मम्मा घर पर नहीं है, तभी आज इतनी तैयारियां की गई हैं। हमारी तन्हाई का जश्न मनाने का बेहतरीन मौका है ना? ये शब्द किसी हथौड़े की आखिरी चोट की तरह थे, लेकिन इस बार हिना के चेहरे पर न टूटकर बिखरने वाली चीख थी और न आंसू थे। वो बिल्कुल खामोश और एकदम से निर्विकार खड़ी रही, जैसे दिल अब महसूस करने की क्षमता खो चुका हो। वो एक अजीब सी शांति, घुटन भरी खामोशी के साथ उठी और बिना उसकी तरफ देखे कमरे में चली गई।
उस रात तन्हाई और खामोशी दोनों ने उसे फिर से चीर दिया, लेकिन इस बार वो रोई नहीं, क्योंकि अब दर्द भी थक चुका था। अयान आफंदी हिना के अचानक और अजीब से बर्ताव पर स्तब्ध रह गया। कुछ देर के बाद वो खाने के लिए कमरे से बाहर आया तो डाइनिंग टेबल पर बैठी हिना को देखकर उसका दिल जोर से धड़क कर रुक गया। वो अब उस दिलकश काली साड़ी में नहीं थी, बल्कि एक सादा, फीका और लगभग रंगहीन ऑफ वाइट कुर्ते में थी। मानो किसी का मातम मना रही हो, मानो उसकी अपनी रूह पर काली चादर का रंग चढ़ चुका हो। अयान आफंदी के भीतर गुस्से की आग अचानक भड़क उठी। ये सब क्या है? उसकी आवाज़ में हैरानी नहीं, बल्कि ऐसा गुस्सा था जो यकीन से परे था। पहले दुल्हनों की तरह सजती हो और अब ऐसे बैठी हो जैसे विधवा हो गई हो। आखिर खेल क्या खेल रही हो मेरे साथ? हिना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल शांत रही और उसी खामोशी के साथ उठकर जाने लगी। मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, अयान आफंदी ने हुक्म दिया। मुझे भूख नहीं, हिना ने नज़र उठाए बिना धीमे से कहा। बस ये 2 शब्द अयान आफंदी के भीतर जमा हुआ हर जहर, हर दर्द, हर लावा बाहर निकलने के लिए काफ़ी थे। वो गुस्से में अपनी जगह पर जोर से पीछे कुर्सी धकेलकर खड़ा हुआ। कुर्सी के फर्श पर घिसटने की तेज आवाज़ ने पूरे हॉल में एक भयावह गूंज पैदा कर दी। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, सांसें भारी, और वो तूफान की तरह कदम बढ़ाते हुए हिना के पीछे उसके कमरे की ओर चल पड़ा। आज या तो सब कुछ खत्म हो जाना था या फिर कोई फैसला हो जाना था, किसी भी कीमत पर। अयान आफंदी गुस्से से जलते हुए कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा जोर की आवाज़ से बंद कर दिया। आवाज़ इतनी तेज थी कि हिना सहमकर पलट गई। बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा, वो गुस्से से दहाड़ा। तुम मुझे अपना पति समझती भी हो या नहीं? या आज भी उसी आदमी से मोहब्बत करती हो जिसकी बाहों में उस रात खड़ी थी? तुम मुझसे नफरत करती हो ना, इसलिए मुझे इस तरह तड़पा रही हो, मुझे सजा दे रही हो ताकि मैं उसी दर्द में जलता रहूं। महीनों से उसके सीने में दबी हुई हर चोट, हर जलन, हर शक आज चीख बनकर बाहर आ गया। ये सब सुनकर हिना के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। आज उसकी खामोशी टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फट पड़ी, जैसे बरसों का जमा दर्द बाहर निकलने के लिए रास्ता खोज रहा हो। नफरत? वो चीखी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपसे मोहब्बत की है और आप मुझे नफरत का इल्ज़ाम देते हैं? मोहब्बत की बात करते हैं आप? ये कैसी मोहब्बत है आपकी जिसमें भरोसा नाम की एक चीज़ भी नहीं? हिना की आवाज़ कांप रही थी। आपके लिए वो एक रात मेरी पूरी जिंदगी की मोहब्बत से ज़्यादा अहम हो गई? आपकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि एक शक ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो रोते हुए बोलती चली गई। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते तो मुझ पर यकीन करते, उस रात के बारे में पूछने के बजाय मेरी खामोशी पर भरोसा करते। लेकिन नहीं, आपने तो मुझे पहले ही लम्हे में गुनहगार मान लिया। उसके हर शब्द हथौड़े की तरह अयान आफंदी के दिल पर गिर रहे थे। पहली बार उसके गुस्से और तकलीफ के पार उसे हिना का दर्द दिखाई दिया। उसकी सच्ची मोहब्बत, उसकी बेबसी, उसके आंसू, सब कुछ अयान आफंदी के दिल को पिघला गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि प्यार का दावा तो उसने हमेशा किया था, मगर भरोसे की कड़ी परख में वो बुरी तरह हार गया। वो बीते दिनों में उस लड़की की आंखों का दर्द देख ही नहीं पाया, सिर्फ अपने दर्द में जलता रहा। अगर वो उसके साथ बेवफाई करती तो उसके साथ नहीं रहती, बल्कि अब तक उसे छोड़कर जा चुकी होती। उसका सारा गुस्सा, सारी तलखी, शर्मिंदगी और पछतावे में बदल गई। हिना, उसने कांपती आवाज़ में उसे पुकारा। वो धीरे धीरे उसके करीब आया। मुझे मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने दर्द में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी तकलीफ़ को महसूस ही नहीं कर पाया। वो आगे बढ़ा और हिना को अपनी बाहों में खींच लिया। महीनों के बाद उस संगत को महसूस करते ही हिना की सिसकियां तेज हो गईं। वो उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे महीनों से जमा जहर बह गया हो। अयान भी उसे कसकर पकड़े उसके बाल सहलाता रहा। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ हिना, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। बस एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। खुद में भींचता हुआ वो उसे ऐसे छूने लगा जैसे कभी उनके बीच कोई नाराज़गी ना आई हो। वो उसे छूता जा रहा था और वो सब कुछ भूलती जा रही थी। और जब उसे छूते हुए उसके होंठ हिना के होंठों तक आए तो वो आंखें खोलकर उसे ही देख रही थी। फिर आंखें बंद करके जैसे उसने उसे इजाज़त दे दी और अयान उसके होंठों पर झुका था। होंठों से सुकून पाता वो उसे लेकर बिस्तर तक आया। वो धीरे धीरे हिना के वजूद को हर चीज़ से आज़ाद करके उसे खुद में समेट चुका था। उसने हिना से उस रात के बारे में दोबारा नहीं पूछा था कि उस रात आखिर क्या हुआ था,
और हिना के दिल में भी अब सुकून उतर गया था। वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर अयान के साथ आगे जिंदगी में बढ़ना चाहती थी। उस रात उनके बीच जमी बर्फ पिघल गई। उन्होंने उस मनहूस रात का जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी सारी तन्हाई और सारे जख्म एक दूसरे से बांट लिए। अगले कुछ दिन उनकी जिंदगी में बहार बनकर आए। अयान आफंदी पूरी तरह बदल चुका था। अब वो समय पर घर आता, उसके साथ वक्त बिताता, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। हिना भी धीरे धीरे अपने पुराने रूप में लौटने लगी थी। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान खिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर आ गई हो, मगर शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर जब दोनों साथ बैठे हंस रहे थे, तभी हिना का फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी माँ की घबराई हुई आवाज़ थी। हिना बेटा, तुम्हारे तुम्हारे बाबा को दिल का बहुत तेज दौरा पड़ा है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। ये सुनते ही हिना के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। फोन उसके हाथ से गिर गया। उसका हंसता हुआ चेहरा पलक झपकते ही सफ़ेद पड़ गया। बाबा, मेरे बाबा, वो दहशत में चीख उठी। अयान ने तुरंत उसे थाम लिया। हिना, क्या हुआ? बाबा, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, वो हकलाते हुए बोली। कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम अभी चलते हैं। अयान ने उसे मजबूती से संभाला। जो बहार उनकी जिंदगी में मुश्किल से लौटी थी, उस पर फिर से गहरा पतझड़ उतर आया था। वो दोनों तेजी से अस्पताल की तरफ भाग रहे थे, जैसे जिंदगी एक बार फिर उनका सबसे कड़ा इम्तिहान लेने जा रही हो। अस्पताल के ठंडे, सूने और उदास कॉरिडोर में समय जैसे थम गया था। हिना लड़खड़ाते कदमों से आईसीयू के शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई, जहां उसका बाप अनगिनत तारों और मशीनों के बीच बेसुध पड़ा था। उसका दिल चीख चीख कर रोना चाहता था, लेकिन आंसू जैसे आंखों में जम गए थे। अयान उसका कंधा पकड़े मजबूती से खड़ा था, उसकी खामोश ताकत उसका सहारा बनकर। कॉरिडोर में उसके मायके वाले सब मौजूद थे। उसकी माँ तो रोते रोते बुरी तरह टूट चुकी थी, मगर बाकी रिश्तेदारों की निगाहों में हिना के लिए न दया थी न हमदर्दी। वही ठंडापन, वही इल्जाम और वही तिरस्कार था। वो आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, मगर हर बात हिना के दिल में जहरीले तीर की तरह चुभ रही थी। उनकी निगाहें साफ कह रही थीं कि सब इसकी वजह से हुआ है। इस मनहूस ने तो घर की इज्जत पहले ही मिट्टी में मिलाई थी, अब बाप की जान की दुश्मन भी बन गई। उसकी ताई ने इतनी जोर से कहा कि वो साफ सुन सकी। हिना एक पल में टूटकर बिखर जाती अगर अयान ने उसे अपनी बाहों में और करीब न कर लिया होता। किसी की बात पर ध्यान मत दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। उसकी आवाज़ में ऐसा भरोसा था कि जिसने हिना को गिरने से बचा लिया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले कि सिकंदर साहब की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन 24 घंटे आईसीयू में निगरानी जरूरी है। सबने राहत की सांस ली। रिश्तेदारों के जोर देने पर अयान सबको घर ले आया, जो अस्पताल के करीब ही था। महीनों के बाद मायके में कदम रखते हुए हिना को सब कुछ अजीब लगा। वही घर था, वही चीज़ें थीं, लेकिन एहसास, अपनापन, हर रिश्ता, जैसे सब कुछ बदल चुका था। वो थककर अपने पुराने कमरे में चली गई। वही कमरा जहाँ कभी उसने जिंदगी के सबसे खूबसूरत सपने देखे थे, और वही कमरा जहाँ उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात भी बीती थी। वो बिस्तर पर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी कजन लाइबा कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो हिना? लाइबा ने उसके पास बैठते हुए बनावटी हमदर्दी से पूछा। जिंदा हूँ, हिना ने हल्की, टूटी और बेहद थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे पता है तुम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो। लाइबा ने उसका हाथ पकड़कर हमदर्दी दिखाते हुए कहा। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है। देखो ना, सिर्फ एक रात की वजह से सब कुछ कितना बिखर गया था। चाचा भी उसी टेंशन की वजह से आज इस हालत में है। लाइबा के लहजे में हमदर्दी से ज़्यादा जहर था, और हिना के दिल ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वो गहरी सांस लेकर बोली, कहना क्या चाहती हो लाइबा? लाइबा का चेहरा पल भर में बदल गया। हमदर्दी का नकाब उतर गया और उसकी असली मंशा सामने आ गई। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी ज़बरदस्ती लंदन वाले कजन से करवाना चाहते हैं, और ये मैं शादी हरगिज नहीं करूँगी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। हिना ने हैरत से उसे देखा। इस वक्त तुम्हें अपनी शादी की पड़ी है? मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं और तुम? इसीलिए तो कह रही हूँ। लाइबा ने उसकी बात काटते हुए झंझलाहट से कहा। तुम अपने पापा से बात करो, वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालते। उनसे कहो कि वो मेरी शादी मेरी पसंद से करवाएं। बस तुम मेरा ये काम कर दो और मैं तुम्हारा वो राज हमेशा अपने सीने में दफन रखूंगी। हिना का दिल कांप उठा। राज? किस राज की बात कर रही हो तुम? लाइबा के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। वही राज जो उस रात
तुम्हारे कमरे में हुआ था। सोचो अगर सबको पता चल गया कि तुमने अपने पति की कसम की वजह से अब तक सच्चाई छुपाई हुई है तो क्या होगा। ये खुली धमकी थी। हिना का चेहरा पल भर में सफ़ेद पड़ गया। उसकी आवाज़ कांप उठी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? लाइबा ने कंधे उचकाए और पूरी बेशर्मी से बोली, मैं तो बस अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रही हूँ, जैसे तुम लड़ रही हो। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है हिना। ठीक उसी समय अयान अपनी माँ सुरैया बेगम के साथ कमरे की ओर आ रहा था। सुरैया बेगम खबर सुनते ही वहाँ से सीधे आ गई थीं। वो हिना को दिलासा देना चाहती थीं। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, उन्हें लाइबा की तीखी आवाज़ सुनाई दी। अब अयान आफंदी तुम्हारी तरफ हो गया तो तुम खुद को बहुत सुरक्षित समझ रही हो ना, है ना? लेकिन ये मत भूलना कि उस रात का असली सच सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर मैंने जुबान खोल दी ना तो तुम्हारा ये नया बना बनाया भरोसा एक पल में मिट्टी में मिल जाएगा। ये शब्द सुनकर अयान आफंदी और सुरैया बेगम के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। सुरैया बेगम की आंखों में पुरानी बदगुमानी फिर से जिंदा हो गई और अयान आफंदी के चेहरे पर जो सुकून और मोहब्बत थी उस पर एक बार फिर शक और बेचैनी के बादल घिर गए। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, कौन सा सच? आखिर वो कौन सा सच है जो हिना आज भी उससे छुपा रही है? लाइबा की ये धमकी, अगर मैंने जुबान खोल दी तो तुम्हारा भरोसा एक पल में खाक में मिल जाएगा। दहलीज पर खड़े अयान आफंदी के दिमाग में बार बार गूंजने लगी। उसे लगा जैसे वक्त अचानक थम गया हो। उसने अपनी माँ के चेहरे पर उभरते शक और इल्जाम को महसूस किया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जिस भरोसे की बुनियाद उसने और हिना ने बड़ी मुश्किल से फिर से खड़ी की थी, उसे एक ही पल में गहरी चोट पहुंची थी। इससे पहले कि कमरे में मौजूद लाइबा या हिना को उनकी मौजूदगी का पता चलता, अयान आफंदी ने समझदारी से अपनी माँ का हाथ थामा और उन्हें चुपचाप पीछे हटने का इशारा किया। वो इस वक्त इस घर में कोई नया तूफान बिल्कुल भी नहीं चाहता था। जबकि उसका ससुर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था। दोनों चुपचाप लॉन्ज में आकर बैठ गए, लेकिन उनके बीच की खामोशी बहुत तेज शोर कर रही थी। कुछ देर के बाद सुरैया बेगम ने सावधानी से कहा, अयान, तुमने सुना ना? उस लड़की हिना के कुछ ऐसे राज हैं जो उसकी कजन जानती है। एक शरीफ औरत के ऐसे कौन से राज होते हैं कि कोई उसे ब्लैकमेल कर सके? मोहब्बत में आंखें बंद मत करो बेटा, कुछ तो बहुत गलत है। पहले मैं भी हिना को मासूम समझती थी, लेकिन अब नहीं। मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ तुमसे छुपा रही है जो तुम्हें जानना जरूरी है। मम्मा प्लीज़, अभी वक्त ठीक नहीं है, अयान आफंदी ने बेहद थके और टूटे हुए लहजे में कहा, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ भी उसके यकीन की गवाही नहीं दे रही थी। उसके दिमाग में उथल पुथल थी। एक तरफ हिना के आंसू, उसकी दर्द भरी सच्चाई, उसका टूटा हुआ दिल, और दूसरी तरफ लाइबा की ये जहरीली धमकी। आखिर वो कौन सी बात थी, वो कौन सा सच था जिसे बताने से हिना इतना डरी हुई थी? कुछ देर के बाद जब हिना कमरे से बाहर आई, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, थका हुआ और बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने लॉन्ज में बैठे अयान आफंदी और अपनी सास को देखा। सुरैया बेगम ने तुरंत उससे नजरें फेर लीं और अयान आफंदी की आंखों में वो गर्माहट, वो भरोसा, वो सुरक्षित होने का एहसास नहीं था जो कुछ घंटे पहले अस्पताल में था। उसकी नजरें सवालों से भरी थी और हिना की सांस रुक गई, जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसकी मुस्कान भी बिल्कुल खोखली थी। सब ठीक है? अयान आफंदी ने पूछा, मगर उसके लहजे की ठंडक और दूरी हिना के दिल में सीधे उतर गई। जी, वो सिर्फ इतना कह पाई। वो समझ चुकी थी फिर कुछ से बदल गया है। जिस भरोसे को पकड़कर वो खुद को संभाले हुए थी, वही सहारा एक बार फिर नीचे खिसकने लगा था। वो फिर से अकेली पड़ चुकी थी। अगले दिन अयान आफंदी अस्पताल में बिल और बाकी औपचारिकताएं पूरी कर रहा था कि उसकी नज़र कॉरिडोर के आखिर में खड़े एक बेचैन घबराए हुए लड़के पर पड़ी। वो हर 2 सेकंड में आईसीयू की तरफ देख रहा था, मानो किसी खबर का इंतजार कर रहा हो। अयान आफंदी के कदम जमीन से चिपक गए। ये वही लड़का था, वही चेहरा, वही शख्स जिसने उस रात उनकी जिंदगी में जहर घोल दिया था, वही जिसे उसने अपनी पत्नी की बाहों में देखा था। आंखें सुलग उठीं, सांसें भारी हो गईं। उसके कदम उस लड़के की ओर बढ़ने लगे। दिमाग में बस एक ही तूफान, ये यहाँ क्यों है? किसके लिए आया है? क्या ये हिना के लिए आया है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान आफंदी की ठंडी धमकी भरी आवाज़ सुनकर उस लड़के जैन की रूह तक कांप गई। मैं बस सिर्फ खैरियत पूछने आया था, उसने हकलाते हुए कहा। किसकी खैरियत? अयान आफंदी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा।
यहाँ तुम्हारा कौन है? जैन ने कांपती सांस रोककर हिम्मत जुटाई। मेरा यहाँ होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? एयान आफंदी का लहजा इतना सख्त हो चुका था कि हवा तक जम जाए। उनकी बस यही कमी रह गई थी कि उसका कॉलर पकड़कर सारा सच उगलवा ले। उसी पल एक तीर सी चुभती तेज और घबराई हुई स्त्री आवाज सुनाई दी। जैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना यहाँ मत आना। अयान आफंदी ने आवाज की ओर मुड़कर देखा और उसका पूरा वजूद सन रह गया। वो लाइबा थी जो भागती हुई उसी तरफ आ रही थी, झल्लाई हुई, डरी हुई, और उसकी नजरें सिर्फ जैन पर जमी थीं। उसने अयान आफंदी को नहीं देखा था। अयान आफंदी पथराए हुए अंदाज में खड़ा था। निगाह कभी जैन पर तो कभी लाइबा के घबराए चेहरे पर जाती। सवालों की चोटें बिजली की तरह गिर रही थीं। लाइबा जैन को जानती थी, उनका आपस में रिश्ता है। तो उस रात हिना के कमरे में दिमाग जैसे भंवर में घिर गया। कहानी की डोर जो महीनों से उलझी थी अचानक एक दूसरे से जुड़ने लगी। मगर जो तस्वीर बन रही थी वो पहले से कहीं ज़्यादा दर्दनाक थी। लाइबा का यूं घबराकर जैन के लिए भागना सिर्फ एक ही बात साबित कर रहा था कि उनका गहरा रिश्ता है। तो फिर उस रात हिना के कमरे में जो अयान ने देखा उसका मतलब पूरी तरह अलग था। आवाज़ खुद ब खुद होंठों से निकली। या खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? पश्चाताप ने उसे अंदर तक चीर दिया। उसने हिना पर शक किया, महीनों तक उसे रुलाया, उसे टूटने पर मजबूर किया। सिर्फ एक अधूरी तस्वीर, एक गलत फहमी, एक न देखे गए सच की वजह से वो एकदम से हार गया और खुद से नजरें मिलाने के लायक नहीं बचा। वो अपनी हिना से कितनी बड़ी आपराधिक भूल कर चुका था। वो रात जिसका लाइबा जिक्र कर रही थी यकीनन उसी रिश्ते को छुपाने के लिए था। अयान आफंदी का दिल किया कि अभी इसी पल उड़कर हिना के पास पहुंच जाए, उसके कदमों में गिरकर हर सख्त लहजे, हर ठंडी नज़रों, हर गलत इल्ज़ाम की माफ़ी मांग ले। उसे बता दे कि अब उसे किसी सच्चाई की ज़रूरत नहीं है। उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है और हमेशा रहेगा। वो भारी कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसके ससुर अब खतरे से बाहर थे और उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। घर पहुंचा तो माहौल में तनाव होने के बावजूद एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो। वो बिना रुके सीधा हिना के कमरे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात सुरैया बेगम से हुई। कुछ पता चला? उन्होंने शक भरे स्वर में पूछा। उस लाइबा के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे। डर है कहीं उसने हिना को कोई मुसीबत में न फंसा दिया हो। अम्मी, हमने बहुत बड़ी गलती की है। अयान आफंदी की आवाज़ टूटी हुई थी। और सबसे बड़ी गलती मैंने की है। मुझे हिना से बात करनी है। वो बस इतना कहकर आगे बढ़ ही रहा था कि हिना के कमरे से ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई देने लगीं। दोनों आवाज़ें जानी पहचानी सी थीं, लाइबा और हिना। वो दोनों बहस कर रही थीं, ज़बरदस्त झगड़ा कर रही थीं। अयान अफंदी का दिल धक से हुआ। वो खौफ जिसे वो मिटाना चाहता था, शायद उसी ने दरवाजे के पीछे फिर से एक नया तूफान खड़ा कर दिया था। एक अनजाने डर के तहत अयान अफंदी और सुरैया बेगम दरवाजे के बिल्कुल पास आ गए, जो थोड़ा सा खुला हुआ था। इस बार उन्होंने तय कर लिया था, सच जानकर ही रहेंगे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी हिना, अंदर से लाइबा की आवाज़ सुनाई दी। अयान भाई ने जैन को अस्पताल में देख लिया है, सब खत्म हो जाएगा। तुम्हें अब्बू को मेरी शादी के लिए राजी करना ही होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लाइबा। हिना की आवाज़ में इस बार एक बेहद मजबूत कठोरता थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी इज्जत, अपना सुकून, अपने पति का भरोसा तक खो दिया है। मेरे बाबा आज इस हालत में तुम्हारी हरकतों की वजह से हैं। मैंने तुम्हारा राज बहुत समय तक छुपाया, अब और नहीं। तुम वादे से मुकर नहीं सकती हिना, लाइबा धमकी के साथ चिल्लाई। तुमने अयान भाई की जान की कसम खाई थी। हाँ, खाई थी। हिना की आवाज़ दर्द से फटी। और वो कसम मेरे लिए जहन्नम बन गई है। अगर उस रात तुमने मेरे गले मेरे पति की जिंदगी की कसम का खंजर न रखा होता तो मैं उसी पल सबको सच बता देती। मैंने तुम्हारे गुनाह को छुपाने के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, मगर अब बस, आज मैं सबको बता दूंगी उस रात क्या हुआ था। हिम्मत भी मत करना, लाइबा चीखी। मैं सबको बता दूंगी कि तुम शादी से पहले, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, हिना दहाड़ उठी। कह देना जो कहना है, लेकिन सच ये है कि उस रात तुमने जैन को मेरे कमरे की खिड़की से अंदर बुलाया था, क्योंकि मेरा कमरा नीचे था। दरवाजे के बाहर खड़े अयान आफंदी और सुरैया बेगम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गए और सच पहली बार अपनी पूरी चीख के साथ सामने आ चुका था। जब मैंने तुम्हें मना किया तो तुम मेरे सामने रोईं, गिड़गिड़ाईं। जब वो अंदर आ गया और मैंने ताया अब्बू को फ़ोन करने की धमकी दी कि तभी बाहर गाड़ियों की आवाज़ आ गई।
तुम डर के मारे साथ वाले स्टोर रूम में छिप गई थी और मुझसे मेरे पति की जिंदगी की कसम ले ली कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और जैन, वो जानबूझकर मेरे करीब आया था। मैं पीछे हटी तो मेरा पाँव उलझा और मेरा दुपट्टा कालीन पर गिर गया। उसने मुझे गिरने से बचाने के बहाने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये सब एक जाल था, एक पूरा ड्रामा जो तुम दोनों ने मिलकर रचा था, ताकि अगर पकड़े जाओ तो पूरा इल्जाम मुझ पर आए। दरवाजे के बाहर खड़े अयान आफंदी और सुरैया बेगम पर जैसे एक बिजली सी गिरी थी। सच्चाई इतनी भयानक, इतनी तकलीफ दे होगी, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अयान का पूरा वजूद कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने हिना का महीनों का दर्द, उसकी खामोश सिसकियां, उसकी विनती करती नज़रों की छवि घूम गई। उसकी अपनी बेरहमी, उसके ताने, उसका शक, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर चीर कर रख रहा था। सुरैया बेगम की आंखों में पछतावे के आंसू बहने लगे। अयान आफंदी का हाथ अचानक ही मुट्ठी बनकर जकड़ गया। उसके चेहरे पर ऐसी तकलीफ, ऐसा गुस्सा और ऐसी खुद से नफरत थी जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। उसने एक झटके से दरवाजे को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से टकराकर जोर से हिल गया। अंदर मौजूद हिना और लाइबा दहशत के मारे ठिठक गईं। सामने अयान आफंदी खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी आग भड़क रही थी जो आग किसी को राख कर सकती थी। इंसाफ का वक्त आ चुका था। उसकी आंखों में जलती आग देखकर लाइबा का खून सूख गया। उसके पीछे ही सुरैया बेगम आई थीं, जिनके चेहरे पर आंसू, शर्मिंदगी और पछतावे के मिले जुले निशान थे। हिना का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे लगा शायद अब उसकी परीक्षा का आखिरी और सबसे दर्दनाक चरण सामने खड़ा है। लेकिन अयान आफंदी ने लाइबा की तरफ देखना भी गवारा न किया। उसके कदम सीधा हिना की तरफ बढ़े। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुका और उसकी आंखों में देखा, जिनमें महीनों का दर्द, अकेलापन और टूट चुकी उम्मीदें बंद थीं। अयान आफंदी को अपनी आंखें पश्चाताप से भीगती नजर आईं। हिना, उसके होंठों से निकला बस एक नाम, और उस एक शब्द में उसकी सारी माफ़ी, सारी मोहब्बत और पूरा पछतावा सिमट कर गिर पड़ा था। इसके बाद वो बिजली की तेजी से लाइबा की ओर पलटा, जो अब तक दीवार के साथ सहमी खड़ी थी। अयान आफंदी का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था। जो कुछ तुमने अभी हिना से कहा, वो सब दोबारा दोहराओ, एक एक शब्द। सब सच बताओ जो तुम महीनों से छुपाए हुए हो। लाइबा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने जब देखा कि खेल खत्म हो चुका है तो उसने अब अपना आखिरी पत्ता फेंका था। वो रोते हुए बोली, अयान भाई, ये झूठ बोल रही है, ये आप सबको भड़का रही है, मैंने कुछ नहीं किया। चुप। ये सुरैया बेगम की दहाड़ थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो आगे बढ़ी और पूरी ताकत के साथ एक थप्पड़ लाइबा के चेहरे पर जड़ दिया। बस करो ये घिनौना खेल। सब कुछ हमने अपने कानों से सुना है। इतनी गिरी हुई हो तुम कि अपनी बहन जैसी कजन की जिंदगी नर्क बना दी, सिर्फ अपने गुनाह को छुपाने के लिए। थप्पड़ की आवाज़ और शोर सुनकर घर के बाकी लोग, जिनमें कमजोरी से कदम उठाते सिकंदर साहब भी शामिल थे, कमरे की ओर दौड़े आए। अंदर का मंजर देखकर सब लोग दंग रह गए। रोती हुई लाइबा, गुस्से से कांपती सुरैया बेगम, पत्थर की तरह जमे खड़ा अयान आफंदी और आंसुओं में डूबी हुई हिना। ये सब क्या हो रहा है? लाइबा के पापा यानी हिना के ताया अब्बू ने गरजती आवाज में पूछा। इस बार अयान आफंदी ने बोलना शुरू किया। उसने बिना किसी लाग लपेट के वो सब कुछ बयान कर दिया जो उसने और उसकी माँ ने सुना था। लाइबा की मक्कारी, उसकी ब्लैकमेलिंग, जैन को घर बुलाने की साजिश और फिर हिना को कसम देकर चुप कराने की पूरी दर्दनाक कहानी। उसके हर शब्द में सच्चाई का जहर था और आग भी। जैसे जैसे सच सामने आ रहा था, चेहरों के रंग उखड़ते जा रहे थे। ताया और ताई का सर शर्म से झुक गया। वो अपनी बेटी को अविश्वास और हैरत के साथ देख रहे थे, जिसको वो आज तक मासूम समझते आए थे। हिना के माँ बाप अपने दिल में घुट रहे थे। अपनी बेटी की खामोश तकलीफ और कुर्बानी जानकर उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। क्या ये सब सच है लाइबा? ताया अब्बू ने कांपती और टूटती आवाज़ में पूछा। लाइबा ने रोते हुए सर धीरे से हाँ में हिला दिया और उसका ये इकरार सबके लिए सबसे बड़ा फैसला बन गया। ताया अब्बू, जो अपनी इज्जत और उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते थे, उन्होंने सिर्फ एक पल लगाया था और उनका फैसला उनकी आंखों की ठंडक और आवाज़ के तूफान से साफ पढ़ा जा सकता था। वे लाइबा की तरफ बढ़े और सख्त लहजे में बोले, तुमने सिर्फ हिना का नहीं, पूरे खानदान का सर शर्म से झुका दिया है और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है, और इसी हफ्ते होगी। तुम्हारी पसंद, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिद, आज से सब खत्म। यही तुम्हारे गुनाहों का कफारा है।
ये फैसला सुनकर लाइबा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अब उसके आंसुओं पर किसी को दया नहीं आ रही थी। सबके बीच उठते तूफान के अंदर अयान आफंदी हिना की तरफ आया था। उसने सबके सामने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसकी आवाज़ भावनाओं के बोझ से कांप रही थी। हिना, मेरे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे मैं अपने किए की माफ़ी मांग सकूं। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हर पल मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। तुमने मेरी ज़िंदगी की कसम निभाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, और मैं इतना बदकिस्मत कि तुम पर यकीन न रख सका। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? हिना ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकवा नहीं था, बल्कि बहुत गहरी, बहुत थकी हुई मोहब्बत थी। मुझे आपकी मोहब्बत पर कभी शक नहीं था यान, बस आपके भरोसे का इंतज़ार था। ये शब्द सिर्फ जवाब नहीं, माफ़ी का ऐलान थे। अयान आफंदी ने कृतज्ञता से उसकी आंखें चूम लीं। महीनों से उसके रिश्ते पर जमी बदगुमानी की बर्फ़ पिघल चुकी थी। तूफान गुजर चुका था और अब उनकी ज़िंदगी में एक नई, साफ और रोशन सुबह उग रही थी, जहाँ मोहब्बत भी थी और भरोसा भी। कमरे में गहरा भारी सन्नाटा था। लाइबा को उसकी माँ आंसू बहाती हुई कमरे से बाहर ले गई, और उसके पिता का फैसला अब चट्टान की तरह अडिग था। सच्चाई एक तेज तलवार की तरह हर रिश्ते पर चढ़ी नकली आवरण को चीर चुकी थी। इस खामोशी को सिकंदर साहब की कांपती आवाज़ ने तोड़ा। बीमारी और कमजोरी के बावजूद वे उठकर अपनी बेटी के पास आए। उनकी आंखों में महीनों का पछतावा और बाप की बेबस मोहब्बत भर आई थी। उन्होंने हिना के सर पर हाथ रखा। बेटी, हो सके तो अपने इस गुनहगार बाप को माफ़ कर देना। मैं लोगों की बातों में आकर अपनी ही बेटी की सच्चाई पहचान नहीं पाया। ये कहते कहते उनकी आवाज़ बुरी तरह टूट गई थी और वो फूट फूट कर रो पड़े। हिना तड़प कर अपने बाप के सीने से लिपट गई। नहीं बाबा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आप मेरे लिए हमेशा की तरह काबिले इज्जत हैं। बाप बेटी के इस मिलन ने कमरे की हर आंख नम कर दी। उनकी माँ भी आगे बढ़ी उसकी माँ भी आगे बढ़ी, उसे गले से लगाया और अपनी कोताही की माफ़ी मांगी। आज हिना को ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर सदियों से रखा बोझ उतर गया हो। तभी उसके ताया अब्बू, जो शर्म से नजरें उठा नहीं पा रहे थे, पूरी हिम्मत समेट कर अयान आफंदी और हिना के पास आए। ताया अब्बू ने भारी कदमों के साथ आगे बढ़कर कहा, बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ। मेरी बेटी के गुनाह की वजह से तुम दोनों की जिंदगियाँ बर्बाद होते होते बची। तुमने इस खानदान की इज्जत बचाई और हमने तुम्हें ही जलील और रुस्वा किया। अयान आफंदी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने सच्चाई का साथ दिया। अयान ने सम्मान से उनके हाथ थाम लिए। जो होना था वो हो गया ताया अब्बू, अब इस बात को यहीं ख़त्म करें। उस रात जब अयान आफंदी, हिना और सुरैया बेगम वापस अपने घर के लिए रवाना हुए, तो गाड़ी में गहरी लेकिन सुकून भरी खामोशी थी। ये वो दर्दनाक खामोशी नहीं थी जो महीनों से उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हुई थी। ये तूफान के बाद वाली शांति थी जो अपने साथ उम्मीद लेकर आती है। ड्राइव करते हुए अयान आफंदी ने आगे बढ़कर हिना का हाथ थाम लिया और उसे मजबूती से दबाया, जैसे बिना एक शब्द कहे उसे वादा कर रहा हो, अब मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। घर में दाखिल होते ही आज पहली बार हिना को ये घर अपना लगा। वही खूबसूरत आशियाना था जिसके उसने सपने देखे थे, ना कि वो कैद खाना जहाँ उसने पिछले महीनों में हर सांस आंसुओं के साथ ली थी। जैसे ही वे अंदर आए, सुरैया बेगम सीधे हिना के पास आईं। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और उसके माथे को चूम लिया। मैं भी तुम्हारी गुनहगार हूँ बेटी। मैंने अपनी आंखों पर बदगुमानी की पट्टी बांध रखी थी। मुझे माफ़ कर दो। तुमने जिस सब्र और हिम्मत से इस घर को टूटने से बचाया, उसके बाद तुम इस घर की सिर्फ बहू नहीं, मेरी बेटी हो, इस घर की असली वारिस। ये कहते हुए उनकी आंखों से पछतावे के आंसू बहे थे। हिना ने रोते हुए उन्हें गले लगा लिया और आज सास बहू का रिश्ता पिघल कर माँ बेटी के पाक रिश्ते में बदल गया। जब सुरैया बेगम अपने कमरे में चली गईं तो अयान आफंदी और हिना अपने कमरे में अकेले रह गए। वही कमरा जो पहले उनकी मोहब्बत का गवाह था और फिर नफरत और बदगुमानी का। आज महीनों के बाद पहली बार वो दोनों इस कमरे में हर शक, हर जख्म, हर दर्द से आज़ाद थे। अयान ने हिना को अपने सामने बिठाया और दोनों हाथों से उसके हाथ थाम लिए। उसकी आंखों में बेहिसाब प्यार और गहरी शर्मिंदगी थी। उसकी आवाज़ टूट रही थी, हिना, मैं जानता हूँ माफ़ी शब्द उस दर्द के सामने बहुत छोटा है जो मैंने तुम्हें दिया। मैं हर रोज़ तुम्हें देखता था, तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा, तुम्हारी वीरान आंखें, और फिर भी मैं अपनी जिद और शक को तुमसे ऊपर रखता रहा। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं तुमसे माफ़ी नहीं बल्कि एक और मौका मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना कि मैं तुम्हारे हर जख्म को भर सकूँ। क्या तुम मुझे फिर से अपना बनने दोगी? हिना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में दर्द कम और मोहब्बत ज़्यादा थी।
मेरा दिल चाहता है कि मैं सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन जैसे उस रात का मंजर मेरी आंखों के सामने आता था, मेरे भीतर का दरिंदा जाग जाता था। मेरा प्यार मेरे शक से हार जाता था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी हर रोज मरती थी यान। आपकी नफरत से आपकी नफरत से भरी नजरें मेरे वजूद को छलनी कर देती थीं, लेकिन आपकी जिंदगी की कसम मुझे चुप रहने पर मजबूर करती थी। मुझे डर था अगर मैंने सच बता दिया तो लाइबा जैन के साथ मिलकर आपको नुकसान न पहुंचा दे। मैं आपकी नफरत सह सकती थी, लेकिन आपको खोने का ख्याल भी सह नहीं सकती थी। उसका ये इकरार अयान आफंदी के दिल को चीर गया। वो इंसान जिसकी जान की हिफाजत के लिए उसकी बीबी ने अपनी पूरी जिंदगी जहन्नम बना ली, वही महीनों तक उसी इंसान की आंखों में गुनहगार बनी रही। अयान ने झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। आज के बाद हमारी मोहब्बत के बीच कोई शक, कोई बदगुमानी नहीं आएगी, मैं वादा करता हूँ। और उस रात महीनों की तकलीफ, आंसुओं और तन्हाई के बाद उनकी रूहों को एक सुकून पहुंचा गई थी। वे एक दूसरे की बाहों में थे और उनका रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, सच्चा और गहरा हो चुका था।